प्राचीन भारत के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। चारों ओर हरियाली, बीच से बहती शांत नदी, ऊंचे किले और भव्य महल। राज्य के शासक थे महाराज वीरेंद्र सिंह, न्यायप्रिय, वीर और प्रजावत्सल। फिर भी उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या मैं सच में अपनी प्रजा का जीवन समझता हूँ? दरबार में सब कुछ सुव्यवस्थित था। मंत्री, सैनिक, कवि, विद्वान सब उनकी प्रशंसा करते, परंतु कोई भी उन्हें खेतों की सच्चाई नहीं बताता था। एक रात उन्होंने निर्णय लिया, मैं स्वयं जानूंगा कि मेरी प्रजा कैसे जीती है। अगली सुबह उन्होंने साधारण धोती कुर्ता पहना, सिर पर पगड़ी बांधी और महल के पिछले द्वार से निकल पड़े। चलते चलते वे धनपुर गांव पहुंचे। वहां सूरज तेज चमक रहा था। खेतों में किसान काम कर रहे थे। उनमें से एक युवक सबसे अलग दिख रहा था। मजबूत शरीर, सांवला रंग, आंखों में आत्मविश्वास। वो था गोपाल। वो बैलों के साथ हल चला रहा था। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली थी। राजा पास जाकर बोले, भाई, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? गोपाल ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। आप शहर के लगते हैं, ये काम आसान नहीं है। राजा मुस्कुराए, सीखना चाहता हूँ। गोपाल ने हल थमा दिया। राजा ने कोशिश की, पर हल सीधा नहीं चला पाए। गोपाल हंस पड़ा। धरती माँ को समझना पड़ता है, उसने कहा। दिन भर राजा ने मेहनत की। उनके हाथों में छाले पड़ गए। शाम को दोनों पेड़ के नीचे बैठे। गोपाल ने रोटी और प्याज निकाला। मित्र, भूखे होंगे, थोड़ा खा लीजिए। राजा ने पहली बार सादगी भरा भोजन खाया। उन्हें लगा जैसे ये भोजन महल के व्यंजनों से अधिक स्वादिष्ट है। उन्होंने पूछा, तुम्हें कभी शिकायत नहीं होती कि तुम किसान हो? गोपाल ने गंभीर होकर कहा, किसान होना गर्व की बात है। हम अन्नदाता हैं। राजा भी हमारे अन्न पर ही जीवित रहते हैं। ये सुनकर राजा भीतर तक हिल गए। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया, मैं इस व्यक्ति से बहुत कुछ सीखूंगा। उन्हें नहीं पता था कि यही किसान आगे चलकर उनका सबसे बड़ा मित्र बनेगा। अब राजा रोज धनपुर आने लगे। वे गोपाल के साथ खेतों में काम करते, गांव के लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते। धीरे धीरे गोपाल को उन पर भरोसा हो गया। वो उन्हें मित्र कहकर बुलाने लगा। एक दिन गोपाल बोला, मित्र, हमारे गांव में पानी की कमी है। अगर कोई तालाब बन जाए तो खेती सुधर सकती है। राजा ध्यान से सुनते रहे। उन्होंने पूछा, क्या राजा तक ये बात नहीं पहुंची? गोपाल ने आह भरी, दरबार तक हमारी आवाज पहुंचती कहाँ है? राजा को लगा जैसे किसी ने उनके हृदय पर चोट की हो। कुछ दिन बाद खबर आई कि स्वयं महाराज गांव का दौरा करेंगे। गांव में हलचल मच गई। दरबार सजा, ढोल नगाड़े बजे, सैनिक खड़े हुए। जब राजा शाही वस्त्रों में सिंहासन पर बैठे तो गोपाल की आंखें फैल गई। वो स्तब्ध रह गया। सभा के बाद सैनिक उसे राज दरबार में ले आए। गोपाल घबराया हुआ था। महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। राजा सिंहासन से उतरे और उसके पास आए। उन्होंने उसका हाथ थामा और बोले, मित्र, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। आप ही मेरे मित्र थे? राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और आज भी हूँ। राजा होने से दोस्ती नहीं बदलती। गोपाल बोला, लेकिन महाराज, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। राजा ने उत्तर दिया, साधारण नहीं, तुम इस राज्य की आत्मा हो। उस दिन दरबार में सबने देखा कि राजा ने एक किसान को गले लगाया। ये दृश्य इतिहास बन गया। गांव वालों में विश्वास जागा कि उनका राजा सचमुच उनका अपना है, और यहीं से शुरू हुई वो दोस्ती जिसने पूरे राज्य की दिशा बदल दी। राजा वीरेंद्र सिंह और किसान गोपाल की मित्रता अब पूरे सूर्यगढ़ राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग कहते थे, हमारे राजा के पास एक सच्चा सलाहकार है जो सिंहासन पर नहीं, खेत में बैठता है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। सूखे की शुरुआत। उस वर्ष बारिश देर से आई। बादल आते गरजते पर बरसते नहीं। खेतों की मिट्टी सूखने लगी। नदी का जलस्तर घट गया। तालाबों में दरारें पड़ने लगीं। गांव धनपुर में चिंता फैल गई। किसान आकाश की ओर देखते और प्रार्थना करते। एक शाम गोपाल ने राजा से कहा, महाराज, अगर इस बार वर्षा नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों पर संकट आ जाएगा। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार की बहस। मंत्रीगण एक एक कर अपनी सलाह देने लगे। प्रधान कोषाध्यक्ष बोला, महाराज, राजकोष खाली होने लगा है। यदि सूखा पड़ा तो कर बढ़ाना पड़ेगा। एक अन्य मंत्री बोला, अनाज का भंडार सुरक्षित रखना चाहिए। आम जनता को सीमित राशन दिया जाए।
राजा असमंजस में थे। तभी उन्होंने गोपाल को बुलाया। दरबार में किसान को देखकर कुछ दरबारी असंतुष्ट हुए, पर राजा ने संकेत किया, ये मेरा मित्र है, इसकी बात सुनी जाएगी। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, संकट में कर बढ़ाना आग में घी डालने जैसा होगा। किसान पहले ही परेशान है, यदि आप उनसे कर लेंगे तो वे टूट जाएंगे। कोषाध्यक्ष ने ताना मारा, एक किसान राज्य की आर्थिक व्यवस्था क्या समझेगा? गोपाल शांत स्वर में बोला, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, पर मिट्टी की भाषा समझता हूँ। अगर आज हम जल संरक्षण और श्रम से तालाब बनवाएं, तो कल यही तालाब राज्य को बचाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर होकर पूछा, तुम क्या सुझाव देते हो? गोपाल बोला, हर गांव में नए कुएं और तालाब खुदवाएं, मजदूरी के बदले अनाज दें, लोग भूखे भी नहीं रहेंगे और काम भी होगा। राजा ने सिंहासन से उठकर घोषणा की, आज से कर आधा किया जाता है और पूरे राज्य में जल संरक्षण का अभियान शुरू होगा। दरबार में कुछ लोग हैरान थे, पर जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। श्रम का संग्राम। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। सैनिक, किसान, व्यापारी सब मिलकर तालाब खोदने लगे। सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब स्वयं राजा कुदाल देकर मैदान में उतर आए। एक सैनिक बोला, महाराज, ये कार्य हम कर लेंगे। राजा मुस्कुराए, जब किसान मेरे साथ खड़ा है तो मैं पीछे कैसे रहूं? गोपाल और राजा साथ साथ मिट्टी उठाते। लोगों में नया उत्साह जाग गया। धनपुर में सबसे बड़ा तालाब बनने लगा। लोग उसे मित्र सरोवर कहने लगे। उम्मीद की बारिश। दिन बीतते गए, पसीना बहता रहा। तालाब तैयार हो गए, पर बारिश अभी भी नहीं आई थी। एक रात गोपाल अपने खेत में खड़ा आकाश देख रहा था। राजा भी वहां आ पहुंचे। राजा बोले, यदि वर्षा न हुई तो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, हमने अपना कर्म कर दिया है, अब प्रकृति पर विश्वास है। उसी रात अचानक तेज हवा चली, बादल घिर आए, बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले घरों से बाहर निकल आए, बच्चे नाचने लगे, महिलाएं खुशी से गीत गाने लगी। तालाब पानी से भरने लगे, सूखी धरती जीवित हो उठी। राजा ने भी भीगते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, ये विजय हमारी एकता की है। गोपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये धरती माँ की कृपा है। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद खेत लहलहाने लगे। फसल इतनी अच्छी हुई कि पिछले वर्षों की कमी पूरी हो गई। दरबार में घोषणा हुई, इस वर्ष कर माफ किया जाता है। प्रजा ने जयकारा लगाया, महाराज वीरेंद्र सिंह की जय, किसान गोपाल की जय। राजा ने सभा में कहा, आज यदि हमारा राज्य बचा है तो इसका श्रेय मेरे मित्र को जाता है। गोपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये हम सबकी मेहनत का फल है। एक सच्चाई। उस दिन राजा ने समझा कि शासन केवल आदेश देने से नहीं चलता। शासन चलता है विश्वास से, मेहनत से और सच्ची मित्रता से। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आगे और भी कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। सूर्यगढ़ राज्य अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। खेत लहलहा रहे थे, तालाब पानी से भरे थे और प्रजा के चेहरों पर संतोष झलक रहा था। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी जन्म लेती है। राजा वीरेंद्र सिंह और किसान गोपाल की बढ़ती मित्रता कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी, विशेषकर प्रधानमंत्री सोमदेव को। ईर्ष्या का बीज। सोमदेव वर्षों से राजा के सबसे निकट सलाहकार थे। वे स्वयं को राज्य का वास्तविक संचालक समझते थे, पर अब उन्हें लगने लगा था कि राजा हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले गोपाल की सलाह लेते हैं। एक रात उन्होंने अपने निजी कक्ष में सोचा, यदि ये किसान यूं ही प्रभावशाली होता गया तो मेरी सत्ता कम हो जाएगी। ईर्ष्या धीरे धीरे षड्यंत्र में बदलने लगी। झूठा आरोप। कुछ दिनों बाद राजधानी में अफवाह फैलने लगी कि धनपुर गांव में गुप्त बैठकें हो रही हैं। कहा जाने लगा कि किसान विद्रोह की योजना बना रहे हैं। दरबार में सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हमें सूचना मिली है कि गोपाल गुप्त रूप से लोगों को भड़का रहा है। राजा चौंक उठे, ये असंभव है, गोपाल ऐसा कभी नहीं कर सकता। सोमदेव बोले, महाराज, भावनाओं से राज्य नहीं चलता, प्रमाण हमारे पास हैं। उन्होंने कुछ सैनिकों को बुलवाया जिन्होंने झूठी गवाही दी। राजा का मन द्वंद्व में पड़ गया। एक ओर मित्र पर अटूट विश्वास, दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा। अंततः राजा ने भारी मन से कहा, सच्चाई सामने आने तक गोपाल को हिरासत में रखा जाए। कारागार की दीवारें। जब सैनिक धनपुर पहुंचे तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गोपाल ने शांत भाव से गिरफ्तारी दी। उसने केवल इतना कहा,
मुझे अपने मित्र पर विश्वास है। कारागार की ठंडी दीवारों के बीच बैठा गोपाल अपने भाग्य को नहीं बल्कि अपने मित्र के मन को लेकर चिंतित था। उधर राजा बेचैन थे, उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। उन्होंने स्वयं से पूछा, क्या मैंने जल्दबाजी की? सच्चाई की खोज। राजा ने गुप्त रूप से जांच शुरू करवाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सेनापति वीरभद्र को बुलाया। मुझे सत्य चाहिए, चाहे वो मेरे विरुद्ध ही क्यों ना हो। वीरभद्र ने जांच की। पता चला कि जिन सैनिकों ने गवाही दी थी उन्हें मंत्री सोमदेव ने धन का लालच दिया था। इसके अलावा एक गुप्त पत्र भी मिला जिसमें सोमदेव ने पड़ोसी राज्य के दूत से संपर्क किया था। वो स्वयं सत्ता हथियाने की योजना बना रहा था। सच्चाई स्पष्ट थी। दरबार में सामना। अगले दिन भव्य दरबार सजा। सभी मंत्री उपस्थित थे। गोपाल को भी कारागार से लाया गया। राजा गंभीर स्वर में बोले, आज सत्य का निर्णय होगा। वीरभद्र ने प्रमाण प्रस्तुत किए। झूठी गवाही देने वाले सैनिकों ने अपराध स्वीकार कर लिया। राजा की दृष्टि सोमदेव पर पड़ी। क्या तुमने ये सब किया? सोमदेव का चेहरा पीला पड़ गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं अपनी शक्ति खोने से डर गया था। राजा की आवाज कठोर हो गई। राज्य में विश्वास सबसे बड़ा धन है। जिसने उसे तोड़ा उसने सबसे बड़ा अपराध किया। सोमदेव को पद से हटाकर कारागार भेज दिया गया। मित्रता की परीक्षा। दरबार समाप्त होने के बाद राजा स्वयं गोपाल के पास गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मित्र, मैंने तुम्हें संदेह की अग्नि में डाला, मुझे क्षमा करो। गोपाल की आंखें नम थीं पर चेहरे पर मुस्कान थी। महाराज, मित्रता का अर्थ ही विश्वास है। मुझे पता था कि आप सत्य तक पहुंचेंगे। राजा भावुक हो उठे। आज से मैं प्रण लेता हूं कि तुम्हारे विरुद्ध कोई निर्णय बिना सत्य जाने नहीं होगा। उस दिन दरबार में फिर वही दृश्य दोहराया गया। राजा ने एक किसान को गले लगाया। प्रजा ने देखा कि सच्ची मित्रता सत्ता से ऊपर होती है। नई सुबह। इस घटना के बाद राज्य में एक नई व्यवस्था बनी। राजा ने घोषणा की, अब से हर गांव का प्रतिनिधि दरबार में अपनी बात रख सकेगा। गोपाल को आधिकारिक रूप से जन परामर्शदाता बनाया गया, पर वो अब भी अपनी खेत में काम करता था। उसने कहा, मैं पहले किसान हूँ, फिर कुछ और। राजा मुस्कुराए, और इसी कारण तुम मेरे सच्चे मित्र हो। लेकिन नियति की कहानी अभी अधूरी थी। आगे आने वाला समय और भी बड़ी चुनौती लेकर आने वाला था। षड्यंत्र की घटना के बाद सूर्यगढ़ राज्य में जैसे एक नई चेतना जाग उठी थी। राजा वीरेंद्र सिंह पहले से अधिक सतर्क और संवेदनशील हो गए थे। किसान गोपाल अब केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि जन मन की आवाज बन चुके थे। लेकिन गोपाल का स्वभाव वैसा ही सरल था। वो अभी भी भोर में उठता, बैलों को चारा डालता और खेत की मेड़ पर बैठकर मिट्टी को हाथ में लेकर उसकी नमी परखता। नई सोच की शुरुआत। एक दिन राजा धनपुर आए। दोनों मित्र तालाब के किनारे बैठे थे, वही तालाब जो सूखे के समय बनाया गया था। राजा बोले, मित्र, हमने संकट तो टाल दिया, पर मैं चाहता हूं कि हमारा राज्य इतना सक्षम हो जाए कि भविष्य में कोई संकट उसे हिला न सके। गोपाल ने कुछ क्षण सोचकर कहा, महाराज, समृद्धि केवल धन से नहीं आती। शिक्षा, अन्न और न्याय, इन 3 स्तंभों पर राज्य खड़ा होता है। राजा ध्यान से सुनते रहे। यदि हर बच्चा पढ़ेगा, हर किसान को उचित मूल्य मिलेगा और हर गरीब को सहारा मिलेगा, तो सूर्यगढ़ सच में स्वर्ण भूमि बन जाएगा। गोपाल ने आगे कहा। राजा की आंखों में चमक आ गई। तो फिर हम आज से ये अभियान शुरू करते हैं। शिक्षा का दीपक। सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया गया। राज्य के हर बड़े गांव में विद्यालय खोलने का आदेश हुआ। राजा ने घोषणा की, किसी भी बच्चे से शिक्षा के लिए कर नहीं लिया जाएगा। धनपुर में पहला विद्यालय बना। गोपाल स्वयं वहां बच्चों को खेती और प्रकृति का ज्ञान देने लगे। एक दिन एक बालक ने पूछा, चाचा, राजा हमारे लिए इतना क्यों करते हैं? गोपाल मुस्कुराया, क्योंकि राजा तभी महान होता है जब वो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे। राजा ने भी कई बार विद्यालय का दौरा किया। उन्होंने बच्चों से कहा, तुम सब इस राज्य का भविष्य हो, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी विजय होगी। धीरे धीरे साक्षरता बढ़ने लगी। लोग पढ़ लिख कर नए विचार लाने लगे। किसान कल्याण योजना। अब बारी थी किसानों की। गोपाल ने सुझाव दिया कि राज्य में एक अन्न भंडार बनाया जाए, जहां हर साल थोड़ी थोड़ी उपज जमा की जाए ताकि अकाल के समय मदद मिल सके।
राजा ने तुरंत स्वीकृति दी। राजधानी में विशाल अन्न भंडार बना। उसके बाहर पत्थर पर लिखा गया, ये भंडार प्रजा की सुरक्षा का प्रतीक है। इसके अलावा किसानों को बीज और औजार सस्ते दाम पर उपलब्ध कराए गए। सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। एक सभा में राजा ने कहा, किसान की समृद्धि ही राज्य की समृद्धि है। लोगों ने जयकारा लगाया, जय अन्नदाता। गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने किसान को सम्मान दिया है, यही सबसे बड़ा उपहार है। स्वास्थ्य और न्याय। राजा ने देखा कि कई गांवों में बीमारी फैल जाती है और समय पर इलाज नहीं मिलता। उन्होंने वैद्य और औषधालय स्थापित करवाए। एक दिन एक वृद्धा महिला ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मेरे बेटे का इलाज मुफ्त हुआ, मैं आपका आशीर्वाद देती हूँ। राजा ने भावुक होकर उत्तर दिया, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है। न्याय व्यवस्था भी सुदृढ़ की गई। अब हर गांव से एक प्रतिनिधि दरबार में आकर अपनी बात रख सकता था। गोपाल अक्सर दरबार में खड़े होकर कहता, महाराज, न्याय में देरी भी अन्याय है। राजा ने इस वाक्य को राज्य का सिद्धांत बना दिया। स्वर्ण युग की आहट। कुछ वर्षों में सूर्यगढ़ सचमुच स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। बाजारों में रौनक थी, किसान खुश थे, बच्चे विद्यालय जाते थे, सैनिक गर्व से राज्य की रक्षा करते थे। पड़ोसी राज्यों में चर्चा होने लगी कि सूर्यगढ़ में ऐसा क्या है कि वहां लोग इतने संतुष्ट हैं। उत्तर था, एक राजा, एक किसान और उनकी सच्ची मित्रता। मित्रता की गहराई। एक शाम राजा और गोपाल फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। राजा बोले, मित्र, यदि तुम उस दिन मुझे हल चलाना न सिखाते तो शायद मैं कभी समझ न पाता कि शासन का असली अर्थ क्या है। गोपाल हंस पड़ा, और यदि आप मित्रता का हाथ न बढ़ाते तो शायद मैं कभी दरबार तक न पहुंच पाता। दोनों ने आकाश की ओर देखा। सूर्य अस्त हो रहा था, पर उसकी लालिमा पूरे आकाश को स्वर्णिम बना रही थी, जैसे सूर्यगढ़ का भविष्य। लेकिन इतिहास में शांति अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। क्षितिज पर एक नई चुनौती आकार ले रही थी। पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ की महत्वाकांक्षा। सूर्यगढ़ का स्वर्ण युग दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। व्यापार बढ़ रहा था, किसान समृद्ध थे और जनता संतुष्ट थी। लेकिन समृद्धि हमेशा मित्र नहीं बनाती, कई बार वो ईर्ष्या को जन्म देती है। पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ का शासक राजा रुद्र प्रताप सूर्यगढ़ की उन्नति से जलने लगा था। उसके दरबारियों ने उसे उकसाया, यदि सूर्यगढ़ और अधिक शक्तिशाली हो गया तो हमारे व्यापार और प्रभाव पर असर पड़ेगा। रुद्र प्रताप महत्वाकांक्षी था। उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। युद्ध का संकेत। एक सुबह सूर्यगढ़ की सीमा से संदेश आया, चंद्रगढ़ की सेना सीमाओं के पास डेरा डाले हुए है। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत आपातकालीन दरबार बुलाया। सेनापति वीरभद्र ने कहा, महाराज, सेना तैयार है, यदि आदेश मिले तो हम तुरंत आक्रमण कर सकते हैं। कुछ मंत्री बोले, पहले हमला कर देना ही उचित होगा। लेकिन राजा शांत थे। उन्होंने गोपाल की ओर देखा। गोपाल कुछ क्षण सोचकर बोला, महाराज, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले संवाद का प्रयास करें। यदि बिना रक्तपात के समाधान हो सके तो वही श्रेष्ठ है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने चंद्रगढ़ के राजा को शांति प्रस्ताव भेजा। असफल संवाद। संदेश लेकर दूत चंद्रगढ़ पहुंचा, परंतु रुद्र प्रताप ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने उत्तर भेजा, सूर्यगढ़ की समृद्धि अब चंद्रगढ़ के अधीन होगी। ये स्पष्ट युद्ध की घोषणा थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे, पर यदि हमारी स्वतंत्रता पर आंच आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तैयारी। पूरे राज्य में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। सैनिकों को शस्त्र दिए गए, घोड़े सजाए गए, ढालें चमकाई गईं। सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि गोपाल भी सैनिकों के साथ अभ्यास करने लगा। राजा ने उसे रोका, मित्र, तुम किसान हो, तुम्हारा स्थान खेत में है। गोपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, जब खेत की रक्षा का समय हो तो किसान भी योद्धा बन जाता है। ये सुनकर सैनिकों में नया जोश भर गया। सुबह का सूरज रक्तिम था। मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चंद्रगढ़ की सेना संख्या में अधिक थी। रुद्र प्रताप ऊंचे हाथी पर सवार था। राजा वीरेंद्र सिंह घोड़े पर सवार थे। उनके बगल में सेनापति और कुछ दूरी पर गोपाल। युद्ध का शंखनाद हुआ, तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापें गूंज उठीं, तीरों की वर्षा होने लगी। गोपाल ने ढाल उठाकर एक घायल सैनिक को बचाया। उसने कहा, डरो मत, हम अपने घर के लिए लड़ रहे हैं।
उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सैनिकों का मनोबल दोगुना हो गया। निर्णायक क्षण। युद्ध कई घंटों तक चला। एक समय ऐसा आया जब सूर्यगढ़ की सेना थोड़ी पीछे हटने लगी। राजा ने ये देखा, वे आगे बढ़े और पुकारा, सूर्यगढ़ के वीरों, ये युद्ध केवल भूमि का नहीं, हमारे सम्मान का है। तभी गोपाल ने भी ऊंची आवाज में कहा, याद करो वो तालाब, वो खेत, वो घर जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। सैनिकों की आंखों में अपने परिवारों की छवि उभर आई। उन्होंने एकजुट होकर प्रहार किया। चंद्रगढ़ की सेना का मनोबल टूटने लगा। अंततः रुद्रप्रताप को पीछे हटना पड़ा। विजय और करुणा। युद्ध समाप्त हुआ। सूर्यगढ़ विजयी हुआ। रुद्रप्रताप बंदी बनाकर लाया गया। दरबार में सबने अपेक्षा की कि उसे कठोर दंड मिलेगा, पर राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा, हम विजय में भी अहंकार नहीं करेंगे। यदि तुम शांति का वचन दो तो तुम्हें मुक्त किया जाएगा। रुद्रप्रताप ने सिर झुका लिया, मैं शांति चाहता हूँ। राजा ने उसे मुक्त कर दिया। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही सच्ची विजय है। एकता की ताकत। युद्ध के बाद राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने सभा में कहा, ये विजय मेरी नहीं, हमारी है। जब किसान और सैनिक एक साथ खड़े हों तो कोई शत्रु हमें नहीं हरा सकता। लोगों ने जयकारा लगाया, एकता की जय, महाराज वीरेंद्र सिंह की जय, अन्नदाता गोपाल की जय। गोपाल चुपचाप खड़ा था। उसके मन में गर्व नहीं बल्कि आग्रहता थी। शांति की सुबह। युद्ध ने दोनों मित्रों को और भी निकट कर दिया। एक शाम दोनों फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। राजा बोले, मित्र, यदि तुम साथ न होते तो शायद सेना का मनोबल न बचता। गोपाल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि आप न्यायप्रिय न होते तो जनता आपके लिए लड़ती ही क्यों। दोनों हंस पड़े। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहे थे। आने वाला समय एक नए परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा था। अगली पीढ़ी का उदय। युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत चुके थे। सूर्यगढ़ फिर से शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर था। खेत लहलहा रहे थे, विद्यालयों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और बाजारों में रौनक पहले से अधिक थी। लेकिन समय की धारा कभी नहीं रुकती। राजा वीरेंद्र सिंह अब वृद्ध हो चले थे। उनके बालों में सफेदी आ गई थी, चाल में पहले जैसा वेग नहीं रहा था। फिर भी उनकी आंखों की चमक और हृदय की करुणा वैसी ही थी। गोपाल भी अब अधेड़ हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसकी मुस्कान आज भी उतनी ही सच्ची थी। दोनों मित्र अक्सर उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिलते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उत्तराधिकारी की तैयारी। राजा का पुत्र राजकुमार आदित्य अब युवा हो चुका था, तेजस्वी, शिक्षित और साहसी। उसने शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की शिक्षा प्राप्त की थी, परंतु राजा जानते थे कि केवल शिक्षा पर्याप्त नहीं है। एक दिन उन्होंने आदित्य को अपने कक्ष में बुलाया। पुत्र, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राज सिंहासन केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। शासन तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। आदित्य ने पूछा, पिताश्री, मैं विश्वास कैसे अर्जित करूं? राजा मुस्कुराए, कल तुम मेरे साथ धनपुर चलोगे। खेतों की पाठशाला। अगली सुबह राजकुमार आदित्य साधारण वस्त्र पहनकर राजा के साथ धनपुर पहुंचा। गोपाल खेत में काम कर रहा था। राजा ने कहा, मित्र, आज मैं अपने पुत्र को तुम्हारी शरण में लाया हूं। आदित्य चकित था। एक किसान मुझे क्या सिखा सकता है? गोपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमार, यदि तुम धरती को नहीं समझोगे तो राज्य को कैसे समझोगे? उस दिन आदित्य ने पहली बार हल पकड़ा। मिट्टी उसके हाथों में लगी। समय धीरे धीरे अपनी अंतिम रेखाएं खींच रहा था। सूर्यगढ़ समृद्ध था, सुरक्षित था, शिक्षित था और सबसे बड़ी बात, एकता में बंधा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह अब वृद्धावस्था की अंतिम सीढ़ियों पर थे। उनका शरीर थक चुका था, पर आत्मा अभी भी प्रजाजनों के लिए धड़कती थी। गोपाल भी अब कमजोर हो चला था। खेत की मेड़ों पर चलना भी कठिन हो जाता था, पर उसकी आंखों की सच्चाई और संतोष वैसा ही था। राज तिलक का दिन। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजकुमार आदित्य के राज तिलक का दिन था। महल में शंखनाद हुआ, वेद मंत्र गूंजे। राजा वीरेंद्र सिंह ने स्वयं अपने पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाया। सभा में खड़े होकर उन्होंने कहा, आज मैं सूर्यगढ़ की बागडोर अपने पुत्र को सौंपता हूं, पर याद रखो, ये केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये सेवा का संकल्प है। उन्होंने गोपाल की ओर संकेत किया। मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख मुझे एक किसान से मिली। यदि मैंने कुछ अच्छा किया है तो उसमें मेरे मित्र का हाथ है। सभा में सन्नाटा था।
लोग भावुक हो उठे। राजा ने आदित्य से कहा, पुत्र, याद रखना, सिंहासन ऊंचा हो सकता है, पर धरती उससे ऊंची है, क्योंकि वही सबको थामे रहती है। आदित्य ने झुककर पिता और गोपाल दोनों के चरण स्पर्श किए। अंतिम मिलन। कुछ समय बाद राजा का स्वास्थ्य और गिरने लगा। एक दिन उन्होंने गोपाल को महल बुलाया। दोनों मित्र एकांत कक्ष में बैठे। वर्षों की स्मृतियां आंखों में तैर रही थीं। राजा धीमे स्वर में बोले, मित्र, याद है वो दिन जब मैंने पहली बार हल पकड़ा था? गोपाल हल्की हंसी के साथ बोला, और आप सीधी रेखा भी नहीं खींच पाए थे। दोनों मुस्कुरा दिए। राजा ने गंभीर होकर कहा, यदि उस दिन तुम मुझे मित्रता का हाथ न देते तो शायद मैं केवल एक शासक बनकर रह जाता, सच्चा राजा नहीं। गोपाल की आंखें नम हो गईं। महाराज, आपने मुझे सम्मान दिया, एक किसान को दरबार तक पहुंचाया। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व है। दोनों कुछ क्षण मौन रहे, जैसे शब्दों से अधिक मौन बोल रहा हो। विदाई की बेला। कुछ महीनों बाद महाराज वीरेंद्र सिंह ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। पूरा सूर्यगढ़ शोक में डूब गया। उनकी चिता उसी स्थान के पास बनी जहां से राज्य का दृश्य दिखाई देता था, खेत, तालाब, विद्यालय और दूर पीपल का पेड़। गोपाल अंतिम संस्कार में उपस्थित था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, मित्र, तुमने अपना वचन निभाया। समय अधिक नहीं बीता कि गोपाल भी संसार से विदा हो गया। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार उसी पीपल के पेड़ के पास किया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। मित्रता सरोवर। राजा आदित्य ने अपने पिता और गोपाल की स्मृति में उस विशाल तालाब के किनारे एक शिलालेख स्थापित करवाया। उस पर लिखा था, जब राजा और किसान साथ खड़े हों तब राज्य अजेय होता है। ये सरोवर मित्रता, विश्वास और सेवा का प्रतीक है। उस दिन से वो तालाब मित्रता सरोवर कहलाने लगा। हर वर्ष वहां उत्सव होता। बच्चे कहानी सुनते कि कैसे एक राजा ने भेष बदलकर एक किसान से मित्रता की थी और कैसे उस मित्रता ने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। विरासत जो अमर हुई। राजा आदित्य और मोहन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। शासन में पारदर्शिता रही, किसानों का सम्मान बना रहा, शिक्षा और न्याय का दीप जलता रहा। सूर्यगढ़ की पहचान केवल उसकी